सत्र शुरू होने से पहले सियासत चरम पर। छठे सत्र का दूसरा चरण गुरुवार से। एक 173 दिन बाद फिर से होगा विधानसभा का सत्र शुरू। जो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है उनकी सदन में जानकारी दी जाएगी। उम्मीद करते हैं राजस्थान की जनता से जुड़े हुए तमाम कार्यों के अंदर विपक्षी दल अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करते हुए वो तमाम वो विधायक जो सदन के पटल पे अपने विधानसभा क्षेत्र की जो पर्सन रखना चाहते हैं उनके द्वारा इस समय का सदुपयोग किया जाएगा। सदन की 3 से 5 बैठकें होने की जताई जा रही है संभावना। सदन में आधा दर्जन बिल ला सकती है सरकार। सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष। हम एक एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगे। सरकार आनंद की इस बार जितने मुद्दे इस सरकार के कुशासन ने हमें दिए हैं उन सब पर हम इस मंच के माध्यम से जनता की आवाज बनेंगे। बीजेपी में मेघवाल के लेटर बम से खलबली। सत्रे सियासत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। देखना दिलचस्प होगा कि संसद में विपक्ष पर हंगामा करने के लिए लानत भेजने वाली भाजपा स्वस्थ बहस करेगी या खुद हंगामे का रास्ता पकड़ेगी। कोविड मैनेजमेंट से लेकर कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सदन से बाहर हमलावर रहा है। अब सत्ता पक्ष को सदन में घेरेगा। हालांकि संभावना ये है कि सत्र बहुत लंबा नहीं चलेगा और ज़रूरी विधायी कामकाज निपटाकर सत्र की पूर्णाहुति हो जाएगी। इसके अलावा संयुक्त में मतभेद और गुटबाजी एक बार फिर सतह पर आ गए हैं। ये गुटबाजी एक दूसरे पर वार पलटवार में बदलेगी, यह तय मानकर चलना चाहिए। तो आज प्राइम डिबेट में बहस होगी इन सवालों पर कि विपक्ष का हमला किन मुद्दों पर, सत्ता पक्ष की क्या होगी रणनीति, क्या सदन का संचालन रहेगा प्रभावी, और दोनों दलों की गुटबाजी सत्र में क्या रंग दिखाएगी। किशोर टाक है हमारे साथ, दुकानदार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सूरज सोनी हमारे साथ हैं, जन समस्या निवारण मंच के अध्यक्ष। और आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। आशीष जी, पहले आपके पास आता हूँ। चूँकि सबकी नज़र इस बात पर रहती है कि जब सत्र चलता है तो विपक्ष किस तरह मुखर होता है, विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेरता है। सरकार को घेरने की बात तो आप बाद में करेंगे, पहले आपस में जो घेराव चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो भी धार आपने तैयार की होगी वो आपके आजमाने से पहले ही कुंद नहीं हो गई है कल आज के घटनाक्रम में? आशीष जी। देखिए, निश्चित रूप से ऐसी कोई भी धार हमारी कुंद नहीं हुई है। इस सरकार ने ऐसे अनेकों मुद्दे दे रखे हैं जिससे जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज को सदन में उठाएगी। जेपी जी, मैं वन बाय वन सारी बातें करता हूँ आपसे। अगर हम पहली बात करें तो बेरोजगारी राजस्थान में शीर्ष पर है। आप देखिए 26% बेरोजगारी राजस्थान में अगस्त में आई है। इसका मतलब यह है कि जो सरकार वो जो इनको नौकरियां आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से देनी वो तो दे ही नहीं रही है सालों से। आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में 2018 से पहले तो आदमी के पास रोजगार था और राजस्थान की सीमाओं से बाहर भाजपा का जहां जहां राज है वहां तो बेहतर रोजगार के हालात हैं ही हैं। आशीष जी, नहीं, देश का एवरेज जो है देश में बेरोजगारी तो 8.32 है, राजस्थान में उसकी 3 गुना बेरोजगारी। आप देखिए, ये बहुत चिंताजनक आंकड़े हैं। और ऐसी कई भर्तियां हैं जो पिछले 2.5 सालों से लंबी चल रही है, सरकार उन पे कोई एक्शन ले नहीं रही है। जब से इस कांग्रेस की सरकार बनी है इन्होंने अभी तक कुल मिलाकर के 10,000 नौकरियां भी नहीं दी है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2013 से 2018 के कालखंड में आप देखिए 2.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी है, जिसमें से 1,60,000 को शिक्षा विभाग में दी है। तो बेरोजगारी एक मुद्दा है। आप देखिए भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। आज ही आपने खबर पढ़ी होगी किस तरह चिकित्सा विभाग में
680 रुपए का इंजेक्शन को 1100 रुपए में खरीदा जा रहा है और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और देखिए जेपी जी, ये कोई एक उदाहरण नहीं है। इसके पहले जब कोरोना काल में कंसंट्रेटर की खरीद हुई थी, तब भी हमने देखा था कि किस तरह से 35 हजार के कंसंट्रेटर को सरकार ने 81,000 और 1 लाख रुपए में खरीदा था। आप देखिए, कल विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है। विधानसभा के पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह जी, जो कांग्रेस के वर्तमान में एमएलए भी हैं, आप देखिए वो सरकार पे मंथली का आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, भ्रष्टाचार तो सब जगह त्रस्त है, राजस्थान की जनता पूरी तरह त्रस्त है। चाहे अवैध खनन का मामला हो, अपराध में आए दिन ऐसी खबरें आती है कि राजस्थान का शीर्ष शर्मसार होता है। आप देखिए, चाहे महिलाओं पर ये सारे मुद्दों पे मैं बात कर लूंगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जितना बन पड़ेंगे इसका जवाब देंगे और आप सवाल उठाइएगा भी। लेकिन जहां से मैंने बात शुरू की थी ना आशीष जी, कैलाश मेघवाल साहब ने जिस तरह से अभी सत्र शुरू होने से पहले सेटबैक दिया है और आपके यहाँ पार्टी में निंदा प्रस्ताव तक विधायक दल की बैठक में लाने की बात हुई और ये कहा गया कि नहीं, निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, ऐसी परंपरा नहीं रही है। उसका जवाब यहाँ भले ही इस बहस में आप एक लाइन कहकर ये इसकी इतिश्री कर दें कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं इस बात को कि ये सदन में छोटी मोटी बात यूं ही ऐसी कोई बात नहीं है कहकर टलने वाली बात नहीं होगी। आशीष जी देखिए जेपी शर्मा जी, जो प्रकरण हुआ है पार्टी उस पर देख रही है। आज हमारे प्रभारी जी भी आए हैं और इस पूरे घटनाक्रम की वो जानकारी ले रहे हैं। पार्टी को जो लगेगा उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ स्थिति ऐसी नहीं है कि अपने पार्टी में लोगों को जयचंद बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री जी अपने ही जो सहयोगी रहे हैं उनके, उसको नकारा कह रहे हैं, धोखेबाज कह रहे हैं, जो पिछले साल किया था। और देखिए, अभी उन्होंने परसों फिर दोबारा आरोप लगाया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने साल भर पहले जो है। ठीक है, मैं इस पे वापस आता हूँ। तो ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, वापस आता हूँ। भ्रष्टाचार की बात, आप भ्रष्टाचार पर हमलावर है ना, भ्रष्टाचार की बात ही तो उस पत्र में लिखी गई है, पैसे टके के लेन देन की तो बात हुई है। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, इस मामले में आप कहाँ हमलावर हो पाएंगे? सत्ता पक्ष कहाँ विपक्ष के ऊपर हमलावर हो पाएगा, या आज हो पा रहा है जब स्थिति ये है कि आपके यहाँ ही कमेटियाँ बन रही हैं, आपके यहाँ ही रिपोर्टें जा रही हैं, आपके यहाँ ही निलंबन की मांगे उठ रही हैं? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी देखिए जेपी जी, पार्टी के जो हमारा जो भी कहना चाहिए इंटरनल वर्किंग है वो हम करेंगे। अगर कोई गलत होगा तो गलत होगा, गलत होगा तो कार्रवाई भी होगी। ये सब चीजें अपनी जगह, एक पार्टी कोई सी भी चले उसमें ये सब होता है। तो ये नैतिकता का और ये मतलब ये संत भाव और ये निरपेक्षता का भाव जब दूसरी पार्टी में, सामने वाली पार्टी में जब कुछ हो रहा होता है तब क्यों नहीं रहता स्वर्णिम जी? वो कैसे अलग है? देखिए जेपी जी, हमने तो 22 साल पुराने पत्र आते हैं तब आप लोग चढ़ जाते हैं। देखिए जेपी जी, हम नहीं चढ़े। पत्र को उजागर करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, पत्र से फायदा या नुकसान जिसको भी होना है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी तौर पर उनके जो नेता हैं वही उठाएंगे। हमारे यहाँ तो हमने सिर्फ इतनी सी बात कही आज के पत्र को लेकर के, जो एक छोटा सा वो है। मैं आशीष जी की बात का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं आपकी बात का इसका जवाब देता हूँ कि एक पत्र नहीं है ये, केवल इस पत्र को जो लिखने वाला व्यक्ति है वो कोई आम आदमी नहीं है, कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता भी नहीं है, वो भी एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राजस्थान के गृह मंत्री रहे। वो भी तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की जो बात कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने आरोप लगाया कि मंथली के जो अधिकारी हैं उनको लेकर के कि उस पर चेक होना चाहिए। और यहां आरोप लगे हैं जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जिसको लीड करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पूरे ग्रुप को, वहां पे पूरे विधायक दल को, उस पर आरोप लगाए। और छोटे मोटे आरोप नहीं है। देखिए ये आरोप उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें उनके अनर्गल बयानबाजी को लेकर के हमने सबने सुना कि राम समुद्र में पड़े होते। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खंडन किया, निंदा की, गलत ठहराया? नहीं की। जब उन्होंने महाराणा प्रताप के लिए जो है उन्होंने अनर्गल बयानबाजी की, अनुचित शब्दों का उपयोग किया, तब किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने निंदा की? नहीं की। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के बयान है ना, ये मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा है। और आज जब ये आरोप लगे और तथ्यात्मक उन्होंने आरोप लगाए, इसके साथ में सबसे बड़ा जो आरोप लगाया वो भ्रष्टाचार का, रुपये के लेन देन के आधार पर अपॉइंटमेंट का जो आरोप लगाया, पद देने का आरोप लगाया, तो इस पे तो निश्चित रूप से जवाब बनता है। जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। यह सही है या गलत है? अगर कैलाश मेघवाल गलत है तो कैलाश मेघवाल को गलत बताएं, या गुलाब चंद जी गलत हैं तो गुलाब चंद जी को गलत बताएं। एक बात तो रखेंगे ना, क्योंकि ये आरोप हमने नहीं लगाए, उन्हीं की पार्टी के कद्दावर नेता ने लगाए, और वो नेता छोटे मोटे नहीं है। अब आशीष जी ने जो बात कही रोजगार को लेकर, आशीष जी ये जो सवाल उठाए स्वर्णिम जी ने, कल सदन में जो जवाब दिया जाएगा लिया जाएगा वो अलग बात है, लेकिन इसका जवाब अगर आप मुनासिब समझें तो बोलिएगा। उससे पहले सूरज सोनी आपके पास आ रहा हूँ, किस तरह का रामराज लाना चाह रहे हैं? कुछ मुद्दों की बातें अभी आशीष चतुर्वेदी ने की। जेपी शर्मा जी, आता हूँ आशीष जी आपके पास। सूरज सोनी बोलिए। आता हूँ आशीष जी। हाँ सूरज सोनी जी, सूरज सोनी आप बोलिए।
देखिए जेपी जी, सीधी सीधी बात है कि आज ये जो मुद्दे हैं प्रमुख रूप से, उन मुद्दों पे पर्दा डाल करके और जो सनसनीखेज अखबारों की सुर्खियां हैं उनके ऊपर सारा जो है वो सरकार का और विपक्ष का ध्यान लगा हुआ है। हमें तो डर है कि ये जो सदन ग्रीष्मकालीन सत्र में चला था और जिस तरीके से कुछ ही दिनों के अंदर कोई बिजनेस भी नहीं रहा वहां पे, लोगों की चर्चाएं भी नहीं, लोगों के मुद्दे भी नहीं आए, लोगों की समस्या भी नहीं आई, और किस तरीके से विधानसभा जो है वो स्थगित कर दी गई। तो कहीं इस बार ऐसा नहीं हो कि मानसून सत्र के अंदर है ये जो सुर्खियां हैं इसमें एक दूसरे के अंदर और दामन की सफेदी और दामन में जो है वो कलंक देखने के आधार पे और लोगों के साथ में अन्याय हो जाए। आप देखिए जो कोरोना का पूरा पीरियड गया है जेपी जी, इस पीरियड के अंदर है आप कोविड के प्रबंधन में तो सरकार और सरकार के जो तंत्र था वो पूरी तरह से विफल रहा ही रहा। साथ ही इस पर्दे की आड़ के अंदर आप देखिए किस तरह के अपराध पनप गए। आज राजस्थान की जो बात करूं मैं, जब चर्चा हो रही थी उड़ता हुआ पंजाब, तो राजधानी के हालात ये है कि नशे के अंदर 14 साल से लेकर के 22 साल तक की जो पीढ़ी है वो पूरी तरीके से लिप्त होती जा रही है सरकार की नाक के नीचे। और आप देखिए इसके साथ ही आज जो सोशल मीडिया का इतना बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है, अपराधियों का नियंत्रण स्थापित वहां पे हो गया है, और उसके अंदर सरकार की तरफ से जो एजेंसियां बनी हुई है उनके पास में कोई साधन ही नहीं है लोगों को तो राहत पहुंचाने के, तो इस तरह के अपराध हो रहे। साथ ही आप देखिए सरकार से कोरोना के अंदर व्यापारी है, आम जन है, राहत की उम्मीद कर रहा था। जब 1899 में अकाल पड़ा था उस समय राजस्थान के जो तंत्र था राजाओं का, उस समय कहा जाता है कि खजाने खोल दिए गए थे, तो जनता को उम्मीद तो कर रही थी कि राहत मिलेगी, लेकिन मिला क्या है, हाउस टैक्स जो मरा हुआ सांप था उसको जिंदा कर दिया गया, यूडी टैक्स को जिंदा कर दिया गया, और उसके साथ में ट्रेड रजिस्ट्रेशन का एक नया जो तंत्र है, नया जो विषय है वो डाल दिया गया। तो जनता के कोरोना से पीड़ित जनता थी उसके जले हुए पे नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। और हम चर्चाएं कर रहे हैं कि गुलाब जी ने क्या कहा है, अशोक जी गहलोत ने क्या कहा है, तो इससे आम जनता को क्या मतलब है। जनता को राज चाहिए साहब, जनता को सुशासन चाहिए, और जनता के जो अपराध का दलदल के अंदर फंसे हुए जो तंत्र है उसको सुधारने के लिए कानून व्यवस्था सुदृढ़ चाहिए, ये जनता की डिमांड है। और जनता का जो इश्यू है वो विधानसभा में डिस्कस होना चाहिए। आज करोड़ों रुपए लगने के बाद में भी विधानसभा में बैठ करके आप हंसी मजाक कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो, धरने दे रहे हो, भाग रहे हो, तो ये मैं समझता हूं कि जनता के साथ में अन्याय है, साथ ही साथ में विधेयिका के साथ में बहुत बड़ा नाइंसाफी है। ठीक है, इसी तरह के ग्रीवेंसेज किशोर टाक आप बार बार उठाते रहे हैं। इस सत्र में क्या लगता है आपको किस जगह चूक हो रही है विपक्ष से, जिन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, सरकार के सामने लाया जाना चाहिए? जेपी साहब, मैं आपको बता दूं, हम व्यापारियों को तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात करें, ये पर्दे के पीछे सब एक हैं, और पर्दे के सामने आते हैं जब एक दिखावटी जो नहीं होता था, झगड़ा मचाते रहते हैं लोग और जनता को गुमराह करते हैं। इसका मैं आपको सबूत दे देता हूँ। ट्रेड लाइसेंस लगा रहे हैं हमारे ऊपर सभी व्यापारियों पे। हेरिटेज में जो है ना साहब, ये नहीं लगा रहे, और ग्रेटर पे लगा रहे हैं। हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड है और इस पे इनका है। हमारे व्यापारियों से दोनों जने वोट भी लेते हैं, नोट भी लेते हैं, समर्थन भी लेते हैं, लेकिन दोनों जने हमारे साथ में नहीं है। अच्छा, तो अब इन्हें दोनों पार्टियों को मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, और बहुत प्यार से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम व्यापारी हैं, दोनों पार्टियों से प्यार करते हैं, कि तुम अगर मुझको चाहो ना चाहो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये एक इशारा है दोनों पार्टियों को कि आप ये समझ लीजिए कि अब ये ड्रामा बहुत हो गया, व्यापारी अब इसको नहीं झेलेंगे। आप ये देखिए, गोबर बेचने वाले को 12,000 रुपए का ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब कंडे जो बेचता है। अब ये इस तरीके का भूसा बेचने वाला बेचारा 13,000 रुपए देगा तो वो भूसा बेच सकता है। कपड़े वालों में 25,000 रुपए आपको सालाना देना पड़ेगा। इन्होंने और तो कुछ नहीं, अंडे बेचने वाला जो है उसको भी ये कह दिया कि साहब आप जो है 12,000 रुपए दो। अब एक अंडा बेचने वाले के पास में स्टॉक कितना होता है, बेचारा 3-4 हजार रुपए अंडे रखता है, एक ठेला होगा बेचारे के पास, उससे आपने 12,000 रुपए ले लिए। अब आप मुझे बताओ, उसकी पूरी पूंजी नहीं है, बेचारा 10-12 हजार में तो वो अपना काम कर रहा है, और आप उसको बोल रहे हो आप हमारे को 12,000 रुपए दो। ठीक है, तो आप ये देखिए, फुटपाथ में बेचारा मोची बैठा हुआ है, तो उसको ही उससे भी करे तुम्हें, ये कोई वसूली के तरह भाई साहब इस तरीके से कर रहे हैं कि उससे हमें लगता नहीं है कि ये व्यापारियों के हित की बात कर रहे हैं, ये व्यापारियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसके ऊपर एक बार मैं आशीष जी को ले लूं बीच में, फिर आ जाता हूं आपके पास।
आशीष जी, किशोर टाक हमारे साथ, दुकानदार संघ के अध्यक्ष, वो ये कह रहे हैं कि अंडे से कंडे तक तो आप टैक्स ले रहे हैं। आप मतलब जयपुर ग्रेटर में ये व्यवस्था बहाल हुई है ट्रेड लाइसेंस की, तो जब आप ही यहाँ इस तरह से वसूली, कहा है इन्होंने, वसूली कर रहे हैं, तो आप किस मुंह से हमारी बात उठाएंगे वहाँ सरकार के सामने, सत्ता पक्ष के सामने? आशीष जी देखिए शर्मा, ये जो ट्रेड लाइसेंस का विषय है, इसमें मेयर ने और डिप्टी मेयर ने अपना बहुत अच्छे से विषय रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है और ये सारा जो फैसला है वो राज्य सरकार का फैसला है, तो हम इसका विरोध ही करते हैं। आप पक्ष में नहीं तो हमारे साथ आके खड़े होइए ना, आप हमारे साथ आइए, आप व्यापारियों के साथ खड़े होइए। आप हमारे बाजार में वोट मांगने आते हो पर व्यापारी के साथ खड़े नहीं होते हो। आप नहीं, आप एक भी खड़ा नहीं हो रहा, एक बड़ा नेता हमारे साथ में नहीं आया है। आपको आना चाहिए, व्यापारी के साथ खड़ा होना चाहिए। व्यापारी कोरोना से वैसे परेशान है, लेकिन आप उसके साथ खड़े नहीं हो रहे हो, इसलिए 11 तारीख को हम बंद कर रहे हैं। अजी ये आप भाषण मत दो, आप जमीन पे आओ हमारे साथ में। आपको मालूम है कोरोना में बेचारा कहां से 25,000 रुपए तुम बोल रहे हो, ये दो 25,000 रुपए का मतलब हो गया, आपने हर दुकानदार को 2,000 रुपए का टैक्स लगा दिया कि 2,000 रुपए आप हमारे को वसूली दो। कहां से लगेगा 2,000 रुपए? आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप जब देखो जब मनमाने कानून निकालते हो, आप वसूली करना चाहते हो? ये वसूली नहीं चलेगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि अब व्यापारी इतना बेवकूफ नहीं रहा है, अब व्यापारी जो है ना बहुत समझदार हो गया है और अब याचना नहीं, अब ऋण होगा। और मैं आपको ये बता दूं, आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत खराब होगा, दोनों पार्टियों के लिए। व्यापारी अगर मैदान में आ गया चुनाव में तो आपको मालूम चलेगा आपकी सीटों पे व्यापारी। आशीष जी और स्वर्णिम जी के पास जाऊं, उससे पहले सूरज सोनी आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं। क्या कहीं हर बार हर विधानसभा सत्र में, जैसा आपने कहा ना कि साहब मैं ऐसे मुद्दों को आप लेकर के आ जाते हैं कि उन्हीं मुद्दों की पुनरावृत्ति होती रहती है, काम कुछ होता नहीं, चाहे सरकारें बदल जाएं, चाहे सेशन बदल जाएं, चाहे जो परिस्थितियां बदल जाएं, हालात वो कि वही रहते हैं। लेकिन उससे आगे की बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनके ऊपर काम किया जाना चाहिए, वहां तक तो बात पहुंची नहीं है। सूरज सोनी, लेकिन निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो गड़बड़ है इसकी जिम्मेदार सरकार होती है, लेकिन अधिकारियों पे अंकुश कौन करेगा? सरकार का काम है नियंत्रण करे, जनता को राहत प्रदान करे। आज आप देखिए बिजली कंपनियों को आपने इतनी छूट दे दी है कि आपको पता ही नहीं है वो क्या कर रही है। जिन दुकानों के 6-6 महीने तक के शटर ऊंचे नहीं हुए, उनके आपने 20-20, 40-40 हजार के बिल दे दिए वहां पे और वसूली कर रहे हैं वहां पे। और जो पावर इनको अधिकारियों को दिया आपने, उसकी आड़ में वो इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि आपका कहीं कंट्रोल ही नहीं है। तो जनता को राहत देने की बात करनी चाहिए और सरकार को ये जो आरोप है, अंदर विपक्ष जो है वो मैं समझता हूं कि उठाएगा सारी पुरजोर तरीके से मांगे, और अंदर नहीं उठाएगा तो आम नागरिकों को लेकर के हम विधानसभा के बाहर बैठेंगे और हम पूरी तरीके से वहां पे अपनी बातें पहुंचाएंगे। और सरकार को चाहिए कि इन बातों पे विचार करके जनता को राहत प्रदान करे। जनता बिल्कुल डरी हुई है, सिमटी हुई है और घबरा करके बिल्कुल जो है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज आम आदमी इतना त्रस्त हो चुका है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा है। तो कहीं ये जो गाड़ी है ये पटरी पे आए, प्रदेश की जो हालात है वो सुधरे, ऐसी व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए। और इस विधानसभा से, इस सत्र से हमको अपेक्षा है और उम्मीद करते हैं कि विपक्ष हमारी मांग उठाएगा और सरकार लोगों को राहत प्रदान करेगी, हम ये अपेक्षा रखते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे जो 4 दरवाजा है जयपुर का, उसके अंदर 17,325 व्यापारी हैं। इन सरकारों की कितनी भूख है मेरी समझ में नहीं आई है। एक पैसा हमारे को देते नहीं है, हमारे कोई मेंटेनेंस नहीं, ना हमें संभालते हैं। हम इनको हर साल 315 करोड़ रुपया टैक्स का जमा करा रहे हैं। उसके बाद में ये बोलते हैं कि कंडा बेच रहा, गोबर बेचने वाले से भी 12,000 रुपए दो। हो गई ना बात, ये तो आशीष जी के सामने आपने उठाई ना इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कि यहाँ बात चूंकि ग्रेटर नगर निगम की थी इसलिए आप पल्ला झाड़ सकते हैं इससे। कोविड मैनेजमेंट में यह तय है कि राजस्थान को बहुत प्रशंसा मिली है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना ऐसा नहीं लगता है क्या बाकी है? खास तौर पर जैसे बिजली के बिल माफ करने की बात सूरज सोनी ने उठाई, कांग्रेस पार्टी मांग करती है यूपी में इस बात की, राजस्थान में क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? देखिए जेपी जी बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात ये सूरज सोनी जी ने एक बात और कही थी कि साहब ये 1898 की शायद इन्होंने बात की कि खजाने खोल दिए गए थे। आज मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, आज तो खजाना जो भर रहा है वो तो केंद्र के पास भर रहा है जीएसटी के माध्यम से। यहाँ क्या है, जो व्यवस्था चालू हुई वो तो वहाँ हाँ लूट, अरे लूट तो आप सुनिए, लूट तो पेट्रोल में है, लूट डीजल में है, लूट रसोई गैस में है,
क्योंकि ऐसा ये क्यों हो के गया? दाम जो कोरोना है के अंदर बेतहाशा ऐसा बढ़ रहे क्या उपलब्धि हैं, करी लोगों ने? अंतरराष्ट्रीय बाजार में घट रहे लोगों ने हैं, क्या प्राप्त कर राजस्थान ली में कि बढ़ रहे आपने हैं। 10 मैं भी यही गुना कह रहा रेट कर दी हूँ, उसकी, मैं भी यही 10 कह रहा गुना हूँ कि बिजली की सुनिए, खरीद कर दी आप आपने, सर। बिजली की बात कर रहे हो, अभी तो बिजली तो और बढ़ेगी जब बिजली की जो ग्रिड है ना वो बिकने वाली है, प्राइवेट हाथों में जाने वाली है। केंद्र सरकार से आप मुद्दा मत उठाओ, कोई बात नहीं, आपकी राज्य सरकार के सामने तो उठाओ। आज आपने चालू अभी तो कर और दिया कुछ क्या? होगा। उस संभावना और को सुनिए, देखते हुए और आज आपने राजस्थान जो में जो पेट्रोल ग्रिड के, है, आप उसको रसोई गैस चालू के, कर देंगे डीजल आपने। के दाम बढ़ रहे हैं, उस कारण से यहाँ पे महंगाई बढ़ी है, निश्चित रूप से भार बढ़ा है। और राजस्थान सरकार ही है जिसने बजट पेश तो किया, तो कोई राजस्थान नया में महंगा क्यों टैक्स सर? भी नहीं लगाया। डीजल और सबसे पेट्रोल बड़ी बात राजस्थान यह में है, क्यों महंगा है? हरियाणा में सस्ता कैसे हो गया वहाँ पे? राजस्थान ठीक में तो जो ऐसी टैक्स कौन सी हमेशा से था पाइपलाइन वही है आज जो है, राजस्थान लेकिन लगा रही जो है? टैक्स केंद्र आप सरकार पाइपलाइन लगा रही लगाइए, थी डीजल वो पेट्रोल बढ़ा लगाइए। 116%। भले ही आप उसका विरोध मत करो, कोई बात नहीं है। आप आपको अरे साहब, आप महंगाई, बेरोजगारी, करते रहिए। शिक्षा, सड़क, इनकी चिंता जिस दिन वास्तव में करने लग जाएंगे ना, मैं केवल सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, भाजपा भी सत्ता में रही है, उस दिन तो देश के हालात ही बदल जाएंगे। चिंता दरअसल किस बात की होती है? चिंता इस बात की हो रही है कि जो मीडिया में 2 दिन से चल रहा है कि पार्टी में फूट है, गुटबाजी है, इस तरह के हमले होंगे, उनका क्या जवाब दिया जाएगा? जिस दिन केंद्र में समस्याएं आ जाएंगी उस दिन तो शायद समस्याओं का निस्तारण भी होना शुरू हो जाएगा। चलिए खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।